आप सोचिए कि जो रिलायंस ग्रुप कंपनी है वो क्या किसी से उधार भी लेती होगी, ऋण लेती होगी। आपको लगता होगा इतनी बड़ी कंपनी क्यों ऋण लेगी, क्यों उधार लेगी। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। और आज की क्लास है कंपनी लॉ के यूनिट 2 के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। सबसे पहले क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं आपको क्वेश्चन नोट डाउन कराती हूँ जो सेमेस्टर्स एग्जाम या जुडिशरी में पूछे जाते हैं, और उसके बाद मैं धाराएं और वाद के थ्रू आपको लीगल लैंग्वेज के साथ साथ अपनी लैंग्वेज और एग्जाम्पल के साथ आंसर को समझाने की कोशिश करती हूँ और आंसर को फॉर्मेट कराती हूँ ताकि आप एक प्रॉपर आंसर सिर्फ फॉर्मेट को फॉलो करके लिख सकिए। तो आप इस क्लास को बिना स्किप किए पूरी ज़रूर सुनिएगा और उसके बाद आप खुद ही इस आंसर का फॉर्मेट तैयार कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास। सबसे पहले लिख लीजिए क्वेश्चन। क्वेश्चन है, कंपनी की उधार लेने की क्षमता को परिभाषित करिए और शक्ति बाह्य उधार के क्या परिणाम होते हैं। डिफाइन बोरोइंग पावर ऑफ कंपनीज, व्हाट आर द कंसिक्वेंसेस ऑफ अल्ट्रा वायर्स बोरोइंग। साथ ही साथ एक और क्वेश्चन है जो उधार लेने से यानी ऋण लेने से ही संबंधित है। वो क्वेश्चन भी अक्सर पूछे जाते हैं और ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ऋण पत्र किसे कहते हैं, इसके आवश्यक तत्व क्या हैं, शेयर धारक एवं ऋण पत्र धारक में अंतर क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिबेंचर, व्हाट आर इट्स एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स, डिस्कस डिफरेंस बिटवीन शेयर होल्डर एंड डिबेंचर होल्डर। तो अब आप क्वेश्चन को नोट डाउन कर चुके हैं और हम सबसे पहले नॉर्मली ऋण या उधार, आपको तो ये टर्मोलॉजी ज़रूर पता होगी। जब हम किसी से पैसे बोरो करते हैं उसको बोलते हैं ऋण। लेकिन अधिनियम के हिसाब से, कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार, यदि कंपनी को ऋण लेने संबंधी अधिकार प्राप्त हैं तो वो इस शक्ति का प्रयोग करते हुए ऋण ले सकती है। लेकिन ऋण लेते समय कंपनी को नियमों का, सीमाओं का ध्यान रखना होगा कि कितना ऋण लेना है, जो भी शर्तें हैं वो सब ध्यान ले करके रखना होगा और कितने सीमा तक ऋण ले सकते हैं। जैसे सपोज करिए आपके घर में, आपके घर के लोगों की सब टोटल सैलरी मिला करके मंथली 1 लाख होती है, जिससे आपका घर खर्च चलता है, सारे फैमिली मेम्बर्स की सैलरी मिला करके। और उसमें आपके घर में किसी ने अचानक से लोन ले लिया है 1 करोड़ का, तो क्या आपको वो लोन मिलेगा? क्योंकि आपको एक सीमा पता होनी चाहिए कि कितना लोन आप चुका सकते हो। उसी तरह से कंपनी के भी ऋण लेने की एक सीमा होती है जिसकी स्वीकृति उसको लेनी होती है, जहाँ पे उसको अपने सारे तथ्य जो है ना, अपनी कंपनी के इनकमिंग आउटगोइंग इन सबको देना होता है, उसके बाद ही उसको ऋण मिलता है। ठीक, तो ये होता है कंपनी अधिनियम 2013 में दिया गया ऋण लेने की शक्ति, ऋण लेने पर प्रतिबंध, ऋण लेने के नियम और ऋण लेने के से संबंधित सारे तथ्य। इस प्रकार इन सब को मिला करके फिर जा करके ऋण मिलता है। अब इससे क्वेश्चन है कि इफेक्ट ऑफ अनऑथराइज्ड बोरोइंग, मतलब अधिकार शक्ति से बाहर अगर कोई ऋण ले लेगा तो क्या होगा। तो अगर अधिकार शक्ति से बाहर कोई ऋण ले लेता है तो ये अधिकार कंपनी धारण नहीं करेगी, फिर भी कंपनी या कंपनी के निदेशक उस ऋण को ले लेते हैं तो क्या होगा। पहला, कंपनी के प्रति अधिकारातीत ऋण बोरोइंग अल्ट्रा वायर्स फॉर कंपनी एंड निदेशकों के प्रति अधिकारातीत ऋण बोरोइंग अल्ट्रा वायर्स बाय डायरेक्टर्स। तो कंपनी के प्रति अधिकारातीत ऋण क्या होता है, तो जब किसी कंपनी द्वारा लिया गया ऋण शक्ति बाह्य ऋण कहा जाएगा जब कंपनी उस ऋण की राशि से अधिक ऋण ले लेती है, मतलब जितना उसका लिमिट दिया गया उससे ज़्यादा। मान लो कंपनी को 5 लाख तक का ऋण लेने का लिमिट है और 10 लाख का ऋण ले ली है, तो जितना ऋण लेने के लिए कंपनी को सीमा नियम बताया गया है उससे एक्स्ट्रा उसको लिया है, तो उसको बोलते हैं अधिकारातीत ऋण। इसको क्या बोलेंगे, सीमा से अधिकारातीत ऋण ले लिया। तो कंपनी के प्रति शक्ति बाह्य ऋण के परिणाम क्या होगा, तो उसने ऋण ले लिया और ऑटोमेटिक उसकी प्रतिभूति शून्य होती है और शून्य होने के कारण ये अप्रवर्तनीय हो जाती है और कंपनी पर इसका बंधनकारी प्रभाव नहीं होता है। पर याद रखना है कि ऋण का बंधनकारी प्रभाव ना होने के कारण कंपनी और ऋण देने वाले के बीच ऋणी और ऋणदाता का संबंध नहीं होगा और कंपनी के विरुद्ध ऋणदाता का वाद लाना व्यर्थ होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी अधिकारातीत ऋण को अपनी संपत्ति समझ के रख सकती है। अगर उसने ऋण लिया है और उस माल को उठाया है, वो धनराशि ली है, तो धनराशि उसको वापस करना होगा, नहीं करेगा तो उस पर वाद लाया जा सकता है। अब इसके लिए ऋणदाता, जिसने बेचारे ने ऋण दिया है, उसके लिए क्या उपचार दिया गया है, तो उसको बोला गया है इंजंक्शन यानी व्यादेश का उपचार। इसके अंतर्गत ऋणदाता न्यायालय से कंपनी के विरुद्ध आदेश करवा सकता है कि उसने जो इतना ऋण लिया अपने लिमिट से जा करके उसे वो वापस मिले। कंपनी द्वारा प्राप्त की गई ऋण की राशि वो बताएगा और बताएगा कि कंपनी इतना राशि का ऋण लेने योग्य है ही नहीं, तब भी उसने ऋण ले लिया है, और उस चीज़ का औचित्य बताएगा न्यायालय में। दूसरा है प्रत्यासन
इसमें है कि जब किसी ऋणदाता से कंपनी द्वारा अधिक ऋण लिया जाता है तो इस ऋण की राशि द्वारा कंपनी अपने द्वारा पहले लिए जा चुके वैध ऋण को चुकाती है और जो अधिक ऋण लिया है उस हद तक वैध ऋणदाता की हैसियत से प्राप्त कर लेता है और वैध ऋण को पहले चुकाया। जैसे मान लीजिए क नामक व्यक्ति से कंपनी ने वैध ऋण लिया और ख नामक व्यक्ति से अधिकारित ऋण ले लिया, मतलब एक्स्ट्रा ऋण ले लिया। तो अब जो ये एक्स्ट्रा ऋण की राशि है वो क नामक व्यक्ति का वैध ऋण चुका दिया, तो इस दशा में क नामक व्यक्ति को कंपनी से अपने ऋण वसूलने का एक अच्छा अधिकार प्राप्त हो जाएगा, और क्योंकि क और ख के स्थान पर प्रत्यास्थापित हो जाएंगे, मतलब चेंज हो जाएंगे, एक्सचेंज हो जाएंगे। तीसरा, अनुसरण आदेश यानी ट्रेसिंग ऑर्डर। अब कंपनी द्वारा प्राप्त किए गए ऋण की राशि के पास रखी हुई है और उससे खरीदा गया माल भी कंपनी के पास रखा हुआ, मतलब उसने जो पैसे लिए या तो अपने पास पैसा ही रखा हुआ है या उससे माल जो खरीदा वो अभी तक रखा हुआ है, उसको बेचा नहीं है। तो इसकी ट्रेसिंग करके ऋणदाता जो है न्यायालय से अनुसरण कर लेगा और उसको या तो सामान को या उस धनराशि को वापस ले लेगा। वैध ऋण का कंपनी द्वारा अधिक कार्यों के लिए प्रयोग होता है। इसके बाद है निदेशकों के प्रति अधिकारिक ऋण, मतलब निदेशकों ने जो एक्स्ट्रा ऋण ले लिया उसमें क्या है। तो कंपनी के ऋण संबंधी अधिकार के विषय में एक बात ये भी है कि अगर ऋण असीमित शक्ति प्राप्त करने के कारण कोई निदेशक है जिसको असीमित शक्ति प्राप्त है, इस कारण उसने एक्स्ट्रा ऋण ले लिया है, तो क्या होगा। इसमें एक केस है TR प्रेट कंपनी लिमिटेड बनाम ED ससून एंड कंपनी लिमिटेड में बम्बई उच्च न्यायालय ने कहा कि यदि प्रबंधकों द्वारा उनकी शक्ति के बाहर लिया गया ऋण सद्भावनापूर्वक या कंपनी के लाभ के लिए या वैध कारोबार के उपयोग के लिए लिया गया, तो केवल इस आधार पर निदेशकों को कंपनी के ऋण देने के लिए प्राधिकृत नहीं किया था, अपने दायित्व से नहीं बच सकते हैं। इसमें एक और केस है सूरज बाहू बनाम जेटली एंड कंपनी के बाद में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा था कि यदि कंपनी के निदेशक द्वारा लिया गया ऋण कंपनी के लाभ के लिए नहीं लिया गया है तो कंपनी इसके लिए दायित्वहीन नहीं होगी, फिर चाहे उस ऋण ने उसे भले ही वास्तविक लाभ क्यों ना हुआ हो, मतलब इंटरेस्ट उसका भले कुछ ना मिला हो, फायदा प्रॉफिट कुछ ना मिला हो तो भी। इसके बाद आप कह सकते हैं सिर्फ इस आधार पे कि निदेशक द्वारा जो ऋण लिया गया वो अपनी शक्ति का प्रयोग करके लिया गया और इससे कम ऋण लिया भी और तब भी कंपनी को लाभ नहीं हुआ, तो कंपनी को ऋण की अदायगी करने हेतु बाध्य करने के लिए पर्याप्त कारण नहीं होगा। अब इसके बाद बात करते हैं ऋण पत्र क्या होता है, यानी व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिबेंचर और इसके आवश्यक तत्व क्या हैं और शेयर धारक और ऋण पत्र धारक में अंतर क्या है। तो सबसे पहले ऋण पत्र को समझ लेते हैं। तो ये डिबेंचर शब्द जो है ना, ये लैटिन शब्द डिबेयर से लिया गया। इसका मतलब होता है ऋण लेना, मतलब किसी से पैसे उधार लेना। तो जब कंपनी अपना कारोबार चलाती है तो बहुत ज़्यादा पैसा लगाती है, बहुत बड़ी धनराशि लगाती है। ऐसे में एक साथ उनके पास धनराशि नहीं होती तो किसी ना किसी से पैसे उधार लेकर के कंपनी को इस्टेब्लिश किया जाता है, जो कि होता है लेनदार और देनदार। वो उनकी आवश्यकता को पूरी करते हैं, यूनिट्स में करते हैं। तो इसमें कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 230 में दिया गया है ऋण पत्र की परिभाषा, जिसका अर्थ थोड़ा सा मुश्किल है समझना। इसमें कहा गया कि ऋण पत्र स्कंद बंधक और कंपनी के अन्य प्रतिभूतियों भी समाविष्ट है, चाहे उनका किसी कंपनी के एसेट का प्रभार स्थापित होता है या नहीं होता है। पामर ने कहा है कि ऋण पत्र कंपनी का सील युक्त एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कंपनी के ऋणी होने की अभिस्वीकृति के परिणाम स्वरूप कंपनी द्वारा उसके ऋणदाता को दिया जाता है। और टोफेम ने कहा है ऋण पत्र को परिभाषित करते हुए कि ऋण पत्र कंपनी द्वारा ऋण के साक्ष्य के रूप में धारक को दिया गया एक दस्तावेज है जो सामान्य ऋण से उत्पन्न होता है और प्रायः प्रभार के द्वारा उसकी प्रतिभूति दी जाती है। तो बेसिकली आप समझ गए होंगे कि ऋण पत्र एक तरह का डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कंपनी और जिसने ऋण दिया है उनका सारा डिटेल और सारे साक्ष्य होते हैं कि उन्होंने इतने ऋण दिए, इतने तारीख को दिए, वो सारी चीज़ें जिसमें लिखी होती हैं वो क्या होता है, एक ऋण पत्र होता है, यानी डिबेंचर। इसमें लक्ष्मण भरामजी बनाम सम्राट के बाद में बम्बई उच्च न्यायालय ने कहा कि ऋण पत्र सामान्यतः कंपनी द्वारा दिए गए ऋण की प्रतिभूति यानी सिक्योरिटी को दर्शाता है और इसमें ऋण चुकाने की शर्त होती है, दिनांक होता है, ब्याज कितना होगा, ब्याज की दर क्या होगी, ये सारी चीज़ें प्रभार ये सब लिखी होती हैं। अब ऋण पत्र के आवश्यक तत्व क्या है, यानी कि एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ डिबेंचर क्या है। तो सबसे पहला होता है कि ऋण पत्र में कंपनी के ऋण की ब्याज की दर और उसे चुकाने और भुगतान करने की शर्त लिखी होती है। दूसरा, ऋण पत्र में कंपनी के ऋण का सर्टिफिकेट होता है। तीसरा, ऋण पत्र में कंपनी का स्टॉक भी शामिल होता है। चौथा, ऋण पत्र में किसी भी कंपनी द्वारा अपनी संपत्ति को बंधक रख के उसका अथवा उसकी प्रतिभूति पर लिया जाता है। और पांचवा, यदि ऋण पत्र कंपनी की आस्तियों पर भार नहीं है तो ऐसे ऋण पत्र को अप्रतिभूति डिबेंचर कहा जाता है। तो ऋण पत्र के प्रकार क्या है, काइंड्स ऑफ डिबेंचर क्या है। ऋण पत्रों को जारी करने की शर्तों के आधार पर भिन्न भिन्न वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला प्रकार है स्वामित्व और अंतर्नियता के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफरेबिलिटी। मतलब इसमें ऋण पत्र के दो भाग होते हैं, एक रजिस्टर्ड ऋण पत्र होता है और एक वाहक ऋण पत्र। रजिस्टर्ड ऋण पत्र क्या होता है, इसको बोलते हैं रजिस्टर्ड डिबेंचर।
अब आप इसको टर्मिनोलॉजी से ही समझ सकते हैं कि ऐसा ऋण पत्र होता होगा, डिबेंचर होता होगा, जिन पर मूलधन और ब्याज दोनों को ही केवल उस व्यक्ति को दिया जाता है जिसका नाम कंपनी के पास लिखे हुए पत्रधारियों के रजिस्टर में अंकित है। मतलब कि जिसका नाम रजिस्टर्ड में उसी को दिया जाता है। और वाहक ऋण पत्र यानी बेरर डिबेंचर्स होते हैं, इनके धारकों को दिया जाता है, इसका केवल डिलीवरी मात्र से पूर्ण हो जाता है। और इस वर्ग के ऋण पत्रधारियों का कोई रजिस्टर नहीं रखती है। इन्हें ब्याज का भुगतान ऋण पत्रों के साथ जो ब्याज कूपन दिया गया है उसी में भर करके ब्याज भुगतान होता है, इसमें रजिस्टर्ड नहीं होता है। इसके बाद दूसरा, प्रतिभूति के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी। तो प्रतिभूति का मतलब होता है कंपनी अपने एसेट जो है वो ऋण की अदायगी के लिए बंधक के रूप में देती है, जैसे इसको बोलते हैं गिरवी रखती है, ताकि ऋण की सुरक्षा बनी रहे, सामने वाले को भी लगे कि हाँ कंपनी ने बदले में ये चीज़ दी हुई है। इसे भी दो भाग में बांटा गया, एक तो होता है सुरक्षित ऋण पत्र, दूसरा होता है असुरक्षित ऋण पत्र। सिक्योर्ड डिबेंचर्स क्या होते हैं कि ऋण पत्र का भुगतान कंपनी के संपत्ति पे बंधक या प्रतिभूति द्वारा सुरक्षित होते हैं। कंपनी की कोई संपत्ति होती है जो बंधक के रूप में कंपनी और ऋण पत्रधारियों की ओर से ट्रस्टी नियुक्त होते हैं और वो करते हैं। और असुरक्षित या नग्न ऋण पत्र होता है अनसिक्योर्ड डिबेंचर, इन्हें साधारण ऋण पत्र भी कहते हैं, और इसका भुगतान कंपनी किसी भी संपत्ति पर बंधक या स्थायी प्रभार द्वारा सुरक्षित नहीं होता है। फिर तीसरा आता है मोचनीयता के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ रेडमिबिलिटी। मोचनीयता के आधार पर ऋण पत्रों को दो भाग में बांटते हैं, एक तो मोचनीय ऋण पत्र और अमोचनीय ऋण पत्र यानी कि चिरस्थायी। तो मोचनीय ऋण पत्र क्या होता है? मोचनीय ऋण पत्र की अवधि समाप्ति पर कंपनी को यह अधिकार होता है कि वो ऋण अवधि खत्म हो गया है तो ऋण का भुगतान करके अपनी संपत्ति का जो बंधक है उसको छुड़ा ले, या वही बंधक जो अगर नहीं चुकाएगा तो वो जो सामान उसने बंधक में दिया है वो उसका जो जिसने ऋण दिया उसके पास चला जाएगा। और अमोचनीय ऋण पत्र में होता है कि अगर डिबेंचर जिसको जो है भुगतान की वापसी कंपनी की इच्छा पर निर्भर करता है और इसके लिए कोई निश्चित समय अवधि नहीं होती है, ब्याज का भुगतान समय पर चलता रहता है और वो बढ़ता रहता है, इस तरह से होता है। फिर तीसरा है अंशों में परिवर्तनीय ऋण पत्र। इसमें क्या होता है, कंपनी द्वारा ऋण पत्र के मोचन करने का एक तरीका यह है कि ऋण पत्र कुछ समय बाद कंपनी के अंश में परिवर्तित होता है, ऑटोमेटिक कंपनी के शेयर के रूप में वो डाइवर्ट हो जाता है। उदाहरण के लिए यदि एक कंपनी 1 साल के लिए ऋण पत्र जारी करता है और 1 साल बाद ऋण पत्र की राशि के मूल्य के बराबर अंश ऋण पत्रधारियों को जारी कर देती है, तो इस दशा में जो ऋण पत्रधारी या डिबेंचर जो हैं वो कंपनी के अंशधारी बन जाते हैं, शेयर होल्डर बन जाते हैं वो ऑटोमेटिक, अगर नहीं चुका पाते हैं सामने वाली कंपनी तो। इसके बाद होता है राइट्स ऋण पत्र, राइट्स डिबेंचर। तो कंपनी का वर्तमान रुझान ये है कि ऋण लेने की जरूरत होने पर अपने ही एग्जिस्टिंग इक्विटी अंशधारक को ऋण पत्र के आधार पर कंपनी को ऋण के रूप में राशि देने के लिए प्रस्ताव करती है। इसी प्रकार कंपनी के विद्यमान ऋणधारियों ऋण पत्रधारियों को भी उनके द्वारा दिए गए ऋण पत्रों के अतिरिक्त और अधिक संख्या में ऋण पत्र लेने का प्रस्ताव करती है। शेयर धारक और ऋण पत्र धारक में अंतर क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शेयर होल्डर एंड डिबेंचर होल्डर? तो अंशधारी जो होते हैं शेयर होल्डर और डिबेंचर होल्डर एक दूसरे के बहुत इक्वल होते हैं। दोनों ही कंपनी में अपनी पूंजी लगाते हैं, दोनों ही अपनी लगाई हुई पूंजी से लाभ कमाते हैं, दोनों को ही लाभांश मिलता है, दोनों को ही ऋण पत्रधारी जो लेकिन जब ऋण पत्रधारी जो होता है उसे ब्याज के रूप में प्राप्त करता है। अंशों की भांति ऋण पत्र भी अंतरणीय होते हैं, मतलब इनकी समानता होते हुए कुछ अंतर होता है। पहला, शेयर्स कंपनी की पूंजी का भाग होते हैं जबकि ऋण पत्र कंपनी द्वारा लिया गया ऋण होता है। ठीक है। दूसरा, अंशधारी कंपनी का सदस्य होता है पर ऋण पत्रधारी कंपनी का ऋणदाता मात्र होता है। तीसरा, ऋण पत्रधारियों को निर्धारित दर से ब्याज पाने का अधिकार होता है, चाहे कंपनी को लाभ हो चाहे हानि हो, जबकि सामान्य अंशधारियों को लाभांश की राशि कंपनी के लाभ पर निर्भर करती है। चौथा, ऋण पत्र साधारणतः कंपनी के अस्थि यानी एसेट और चार्ज होता है, जबकि शेयर जो होता है कंपनी पर प्रभार निर्मित नहीं करते हैं। पांचवा, कंपनी की परिसमापन के समय ऋण पत्रधारी सुरक्षित ऋणदाता की श्रेणी में होने के कारण उन्हें अपना ऋण प्राप्त करने की प्रायोरिटी प्राप्त होती है, मतलब उनको समय पर ऋण मिल जाता है चाहे कंपनी बंद हो चाहे चलती रहे। जबकि जो शेयर होल्डर होते हैं अगर अचानक से कंपनी बंद हो जाती है तो उनको कोई भुगतान नहीं होता, देनदारियों का भुगतान नहीं होता और उनको घाटा हो जाता है। छठा, ऋण पत्रधारियों के ऋण पत्र मोचनीय होते हैं जबकि अंशधारियों के अंश मोचनीय नहीं होते हैं। सातवां, सामान्यतः कंपनी अपने शेयर बट्टे पर जारी नहीं करती है, लेकिन ऋण पत्रों के बारे में अधिनियम में कहा गया कि बट्टे पर जारी करने पर इस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है। तो इस तरह से बहुत ही सिंपल तरीके से हमने ऋण का मतलब, ऋण के एलिमेंट्स, ऋण पत्र का मतलब, ऋण पत्र के एलिमेंट्स और दोनों में डिफरेंस समझ लिया। अब आपको ऋण या ऋण पत्र से रिलेटेड कोई भी डिबेंचर और शेयर होल्डर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा ना, आप अच्छे से एक्सप्लेन कर पाइएगा क्योंकि आपने इस क्लास को ध्यान से सुन लिया है। और कोशिश करिए कि आप अपने आप को एक कंपनी का नाम दे करके उस हिसाब से ऋण और ऋण पत्र को समझने की कोशिश करिए, तो आपको एग्जाम्पल दे करके समझना भी आसान होगा और आपको आंसर राइटिंग भी बहुत आसान हो जाएगी। अगर हम डे टू डे लाइफ का एग्जाम्पल दे के कोई भी क्वेश्चन पढ़ते हैं ना तो समझना और लिखना दोनों आसान हो जाता है।
जाता है तो फिर आपको रटना नहीं पड़ता है। और लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें लोगों को लगता है कि रटना बहुत है, जबकि बेसिकली इसमें समझने की चीज़ें ज़्यादा हैं। रटने के नाम पे सिर्फ आपको धाराएं और 2-4 केसेस रटने होते हैं, बाकी पूरा कंसेप्ट है। आपको क्लासेस अच्छी लगी तो सब्सक्राइब या फॉलो बटन को क्लिक कर लीजिएगा और नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए।